हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात कर रहे थे बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। जस्ट हमने इंट्रोडक्शन ही दिया था और मैंने कहा था कि 5 थ्योरी होती है बट हमें 4 पढ़नी है। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, सेडविक्स-ईएन रूल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हालांकि एक और थ्योरी भी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो कि हमारे जेई मेन, जेई एडवांस या बोर्ड के सिलेबस में नहीं होती है, तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। दैट इज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बच्चों, लेट अस कंटिन्यू एंड लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। मैंने कहा भी था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री है वो ओवरनाइट डेवलप नहीं हुई। जैसे पीरियोडिक टेबल, आज जो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो, बाजार से 10 रुपये ही खरीद लाते हो और पढ़ते हो, ऐसा थोड़ी है कि वो रातों रात बन गई कि बस कोई रात को बैठे और बस बना दिए कि भाई 18 जो है वो वर्टिकल कॉलम्स यूज़ करने हैं, 7 रोज यूज़ करनी है, एलिमेंट्स को ऐसे रख दो। ऐसे थोड़ी होता है। लॉट ऑफ एफर्ट्स वर देयर बाय द लोथर-मेयर कर्व्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स। तो बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हर कंट्रीब्यूटर का अपना एक कंट्रीब्यूशन है एंड दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और जेई मेन में, जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन तो आ जाते हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पे। तो लिखो हेडिंग फर्स्ट, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पोस्टुलेट्स क्या हैं, क्या पॉइंट्स कहे इन्होंने। एक तो इन्होंने ये कहा कि एक्चुअली जब ये वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आई ना, वर्नर साहब ने जब अपनी थ्योरी दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो बड़े कम कॉम्प्लेक्सेस नोन थे उस समय पे। और उन्होंने उस समय ये टर्म भी नहीं चलते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। उस समय चलती थी प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो उन्होंने ऐसे कहा कि सेंट्रल एटम satisfies 2 type of valencies, primary valency now it is known as oxidation number। आज हम इसे ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते हैं। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, now it is known as कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, अब आप सब समझते ही हो, अभी समझ जाओगे आप बात को। इन्होंने इस तरीके से कहा कि सेंट्रल एटम 2 तरह की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है। प्राइमरी वैलेंसी is ionizable and non-directional and is satisfied by anions। जनरली क्या एनायंस, उस समय ये एनायंस के लिए कहा गया। तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, कैसे मैं बताऊंगा, एंड नॉन डायरेक्शनल। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल एंड डायरेक्शनल इन नेचर। एक्चुअली आयोनाइजेबल का मतलब आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनिक बॉन्ड शो करती है और आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा कोई अंतर नहीं होता प्रॉपर्टीज में। तो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो नॉन आयोनाइजेबल है एंड डायरेक्शनल इन नेचर।
and are satisfied by neutral or anionic species. पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ। नेक्स्ट पॉइंट अभी सब समझ में आएगा, मैं बताऊंगा। तीसरा पॉइंट ये कहा गया कि सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की क्या ज्योमेट्री होगी ये कौन बताएगा? सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा, इसके लिए फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के रूप में कैसे शो करते हैं, फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, primary valency is shown by dotted line या डैश्ड लाइन। ऐसे प्राइमरी वैलेंसी को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में करते हैं तो डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी बाई सॉलिड लाइन, इस तरीके से। अच्छा, ये याद रखना कि देयर आर सम स्पीशीज विच सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो उनको कैसे शो करें? द स्पीशीज विच सेटिस्फाई बोथ primary and secondary valencies both are shown as solid and dotted या dashed एक ही बात है, dotted lines, इस टाइप से। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज। अब बात आती है हु इज प्राइमरी वैलेंसी। विच इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में, नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में जो काम आ रहा है या जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो प्राइमरी वैलेंसी है। और सेकेंडरी वैलेंसी कौन? ये अब समझने के लिए बात कर रहे हैं हम। हर वो स्पीशीज जो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन में काम आए, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी, विच इज यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन। कट तो नहीं गया राइट साइड में, एक बार चेक कर लें। नहीं सही है। तो प्राइमरी वैलेंसी वो विच इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेकेंडरी वैलेंसी वो विच इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। इन्हें बोलेंगे। अच्छा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में कैलकुलेशन में काम आए उसे क्या बोलोगे? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। नेक्स्ट स्क्रीन में species which contributes in both primary and secondary valencies बल्कि ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा।
स्पीशीज विच कंट्रीब्यूट्स इन बोथ ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। satisfy are shown as, अभी बताया था ना, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज। अब मैं एग्जाम्पल लेके बात करूंगा। मैं फिर एक बार बोलूं, वर्नर साहब ने उस समय पर ऑक्सीडेशन नंबर, सेंटर कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे शब्द नहीं चलते थे, टर्म चलते थे प्राइमरी वैलेंसी विच इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी विच इज नॉन आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल इसलिए बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स होते थे, प्राइमरी वैलेंसी विल बी कनेक्टेड थ्रू द कॉम्प्लेक्स थ्रू आयनिक बॉन्ड्स, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी थ्रू द कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो प्राइमरी वैलेंसी अगर आयोनाइजेबल है तो फिर नॉन डायरेक्शनल होगी, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल जबकि कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। उसी के बेसिस पर चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो एक कॉम्प्लेक्स लो CO NH3 6 Cl3। आज तो आपको मालूम है कि कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, अमोनिया लिगेंड्स हैं। उस समय लिगेंड जैसे शब्द भी नहीं चलते थे, लिगेंड्स तो ये बाद में आए हैं ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी के बेसिस पर कि लोन पेयर का डोनर जो है वो लिगेंड कहलाएगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि हमेशा लोन पेयर का डोनर ही हो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डोनेट कर सकता है, जैसे बेंजीन, साइक्लोपेंटाडाइनाइन, डाइनाइल आयन या एथिलीन, बताया भी था आपको इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ अमोनिया लिगेंड्स है, लिगेंड्स जब नहीं चलता था, क्लोराइड आयन काउंटर आयन्स हैं, इनमें ये शब्द नहीं चलते थे। अब जरा ध्यान से देखो, साफ दिखाई पड़ता है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। एंड हु कंट्रीब्यूटेड? अमोनिया ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, अमोनिया ने 0 कंट्रीब्यूट किया है। नॉन जीरो कंट्रीब्यूट करता है ऑक्सीडेशन नंबर में तो वो प्राइमरी वैलेंसी है। तो ये तीनों क्लोराइड आयन कौन? प्राइमरी वैलेंसी। और ये 6 के 6 अमोनिया कौन? सेकेंडरी वैलेंसीज। तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा? पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के रूप में कैसे है? तो कोबाल्ट 3+। अब 6 हैं और 6 सेकेंडरी वैलेंसीज ही ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे। तो 6 जो हैं वो सिमेट्रिकली ऑक्टाहेड्रली सराउंड करेंगे। तो अमोनिया सॉलिड लाइन से, अमोनिया 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 और अमोनिया और लो अमोनिया, हो गए 6। और 3 कौन? 3 क्लोराइड आयन है प्राइमरी वैलेंसी, दैट इज शोन बाय द डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन लाइक दिस, Cl-। सर यहीं शो करना है क्या? नहीं, कहीं भी शो कर दो चलेगा। बन गया। ये है वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। ये है वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? CONH3 Cl3, जिसमें तीनों क्लोराइड आयन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में काम आ रहे हैं, क्योंकि क्लोराइड आयन क्लोरीन पर चार्ज -1 है यहाँ पर। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। हु डिसाइडेड? क्लोरीन। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हु डिसाइडेड? अमोनिया। तो ऑल 6 अमोनिया क्या हो गए? सेकेंडरी वैलेंसीज। ऑल 3 क्लोराइड आयंस कौन हो गए? प्राइमरी वैलेंसीज। तो एक तरीके से जो काउंटर आयंस हैं वो प्राइमरी वैलेंस और जो लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स, वो सेकेंडरी वैलेंसीज। अभी और भी कहानी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कैसे? जरा देखें और एग्जाम्पल देखना। वर्नर साहब ने इसे कैसे कहा? जैसे CONH3 5 Cl2। मान लो कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जैसे COCl3.5NH3, उसकी ये स्ट्रक्चर मान लो थी। अब इसमें ध्यान से देखो, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तो अभी भी +3 है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तो अभी भी +3 है। पर ध्यान दो, +3 किसने कंट्रीब्यूट किया? इन दोनों क्लोराइड आयन ने और इस वाले क्लोराइड आयन ने भी। बट
कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। वो किसने कंट्रीब्यूट किया? 5 अमोनिया ने और 1 क्लोराइड आयन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी, 5 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी, और 1 और क्लोराइड आयन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आप बना सकते हो, स्क्रीन को पॉज करो, जरा बनाओ जरा इसकी वर्नर साहब के हिसाब से क्या रिप्रेजेंटेशन है। बनाओ। देखो क्या बनाया, समथिंग लाइक दिस, कोबाल्ट 3+ सेंट्रल एटम। अब देखो 5 अमोनिया हैं और 2 क्लोराइड आयन है। 1 क्लोराइड आयन जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की तरह बिहेव करेगा और यही ज्योमेट्री डिसाइड करता है। तो अमोनिया NH3 N पास में शो करते हैं कोबाल्ट के, क्योंकि N इज द डोनर एटम। NH3 और ये क्लोराइड आयन, बट ये क्लोराइड आयन प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हैं, बिकॉज एक क्लोराइड आयन ने कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों कैलकुलेशन की है, तो विल बी शोन लाइक दिस। बाकी एक क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी। सो ये है वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कौन सा कॉम्प्लेक्स? COCl3.5NH3 और CONH3 5Cl2। तो बच्चों ये था वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, ये एक क्लोराइड आयन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों हैं, 5 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसीज हैं और 2 क्लोराइड आयन ओनली प्राइमरी वैलेंसीज हैं। इस पर भी जेई मेन ने अभी क्वेश्चन मार्च अटेम्प्ट में पूछा है 2021 में। आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो गाइज, I think you have understood the point. This is how you talk about the secondary valencies, primary valencies and all that. अब बात आती है वर्नर थ्योरी। तो स्टार्ट अब होगी, कैसे होगी? पहले ये वाली बात लिखो, मैं चलता हूं। क्या बात कहना चाहता हूं मैं? जैसे कंपाउंड ये था, COCl3 की रिएक्शन अमोनिया से करवाई, एक्वस। कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में अमोनिया की वेरीड अमाउंट्स मिलाई गई, वेरीड अमाउंट्स ऑफ अमोनिया, और मान लो ये 1 मोल ले लिया था, तो पता चला कई तरह के कंपाउंड बन गए, जैसे COCl3.4NH3। इनका मोलर मास अलग है, प्रॉपर्टीज भी अलग हैं, कलर भी अलग हैं। COCl3.5NH3, COCl3.6NH3 डिपेंडिंग अपॉन द वेरीड अमाउंट। मैंने कहा ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराए गए, अमोनिया की अलग अलग अमाउंट मिलाई गई, तो इस तरह के कंपाउंड्स मिलने शुरू हो गए। इनके आइसोमर्स भी मिल गए, अलग अलग कंपाउंड्स अलग अलग कलर्स में। तो COCl3.4NH3, COCl3.5NH3, COCl, उन्हें कैसे मालूम पड़ा भाई? मान लो वर्नर साहब को ये कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, ये सब एम्पिरिकल फार्मूला होगा, मान लो EF एम्पिरिकल फार्मूला। ये सब एम्पिरिकल फार्मूले तो हैं। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गए, अब मान लो चलो यही वाला एग्जांपल ले लो, कौन? COCl3.6NH3 एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, COCl3.6NH3। इन्हें कैसे मालूम पड़ा? वर्नर साहब को कैसे पता चला कि अमोनिया 6 के 6 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसीज हैं और 3 के 3 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसीज हैं? सपना तो ना आया होगा, ऐसे थोड़ी ना घूर के देखा होगा।
आग्नेय नेत्रों से मतलब आग निकलती हुई आंखों से देखा, बता, इससे आवाज़ पकड़ी होगी, बता कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी है, तो इसने खुद ही बोल दिया, अमोनिया ने बोल दिया मैं सेकेंडरी, क्लोराइड आयन मैं प्राइमरी। ऐसे होता है क्या? ये ऐसा थोड़ी कि सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं तो मुंह डाल करके देख लिया कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, उसके माथे पर लिखा है क्या कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी? तो बच्चों, वर्नर साहब ने टेक्निकल स्टडी की, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज इन द गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या और किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन किया उन्होंने, एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रक्चर के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाए। तो लिखो इस बात को, टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मतलब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ establishment of primary and secondary valencies to determine the structure of complex salt, distribution of the primary and secondary valencies, Werner Sahab conducted certain एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। कौन से एक्सपेरिमेंट्स? उन एक्सपेरिमेंट्स पे ही क्वेश्चन आएगा आपके सामने। तो क्या एक्सपेरिमेंट्स, जरा लिखो इसको, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखूंगा। क्या एक्सपेरिमेंट? बाय मेजरमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बाय मेजरमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। वैसे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला चैप्टर बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है, उन्हें पता होता है, नहीं भी पता है तो एक बार सुने। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं which depends only on the number of solute particles present in solution and do not depend on the nature of solute particles. नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करेंगी, दे विल डिपेंड ऑन कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में। और इसमें एक वांट ऑफ फैक्टर है। बैक कैलकुलेशन से, एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगा लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर से हमें कई बार ये भी मालूम पड़ता है कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चर से मालूम पड़ता है। जैसे कई बार ऐसा लिख के जाएगा, हालांकि ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी हैं याद है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और इनका चीफ पर्पस होता है कि हम किसी सॉल्यूट का, सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड आउट कर पाएं। बट यहां पर पर्पस ये है कि कोई सॉल्यूट पानी में घुला तो कितने पार्टिकल में टूट गया, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं यूजिंग द वांट ऑफ फैक्टर। हालांकि ये सब चीज़ें आप समझोगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, या ऑलरेडी पढ़ लिया होगा तो यू विल बी नोइंग कि हाँ ये सब कितनी आसान बातें हैं। बट जैसे मान लो यही है 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3, मान लो ये था कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका कि COCl3.6NH3 है। 1 मोल ऑफ दिस इन aqueous solution shows aqueous solution के अंदर it shows that 4 मोल ऑफ particles are present in solution।
तो 1 मोल COCl3.6NH3 को पानी में डुबो दिया और पता चलता है उसमें 4 मोल पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में। इसका मतलब वन टॉप फैक्टर जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पता चला 4 आ गया। कंसिडरिंग 100% आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 मोल ऑफ पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि COCl3.6NH3 ये अगर 1 मोल है और ये स्ट्रक्चर में 4 मोल पार्टिकल दे रहा है, तो पक्का ये ऐसा रहा होगा CONH3 3+ एंड 3Cl-। 1 मोल ये और 3 मोल ये, टोटल 4 मोल्स। तो टोटल 4 मोल ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ने ये बता दिया कि वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 4 है। इसका मतलब 1 के 4 मिल रहे हैं, 1 के 4 1 के 4 1 के 4 बोलते हैं ना, जैसे कई बार पिक्चरों में दिखाते हैं जुआ खेलते टाइप से। 1 के 4 मतलब आई की वैल्यू 4, 1 के 5 1 की आई की वैल्यू 5। तो ये मतलब 1 के 4 पार्टिकल मिल रहे हैं। तो 4 पार्टिकल का मतलब ये हुआ कि 6 के 6 अमोनिया अंदर होंगे और क्लोराइड आयन बाहर होंगे। अमोनिया क्यों अंदर लिए सर, क्लोराइड बाहर लेते, अमोनिया बाहर लेते? नहीं, आयोनाइजेबल होती हैं, ये प्राइमरी वैलेंसीज हैं। प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल होती हैं, तो जनरली काउंटर आयंस के रूप में आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं। अमोनिया विल ऑलवेज बी इनसाइड। मॉलिक्यूल्स में केवल जो बाहर हो सकता है वो है वाटर, थ्रू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इट में बी कनेक्टेड विद द कॉम्प्लेक्स। याद रखने वाली बात है, ये तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि मैं इसको बाद में भी लूंगा, अभी थोड़ी देर में ही। क्या कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स था COCl3.6 रहती है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो काउंटर आयन के रूप में कौन रहेगा? नाम से मालूम पड़ रहा है काउंटर आयन। तो आयन्स रहेंगे, क्लोराइड आयन बाहर रहेंगे, और अमोनिया तो न्यूट्रल है। अमोनिया इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ये लिगेंड के फॉर्म में रहेगा, कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी वैलेंसी के फॉर्म में रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा, अमोनिया अंदर रहेगा। तो बच्चे पूछते हैं, तो सर क्या सभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अंदर रहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में? हाँ, मोस्टली एक्सेप्ट वाटर। हमारे लेवल पे हमें याद रखना है कि वाटर कैन बी इनसाइड और कुड बी आउटसाइड। तो आउटसाइड कैसे रहेगा? वो तो काउंटर आयन के रूप साथ में रहेगा, तो कैसे रहेगा? वाटर कैन बी प्रेजेंट आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर की खास प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। अमोनिया में ये एबिलिटी नहीं होती। तो कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर फेंकना है, अंदर भेजना है, एक्सेप्ट वाटर। इट कुड बी इनसाइड, इट कुड बी आउटसाइड। अंदर भी हो सकता है वाटर और बाहर भी हो सकता है। तो केवल कौन सा न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर हो सकता है कॉम्प्लेक्स के? वाटर, H2O। मे बी आउटसाइड और मे बी इनसाइड। आउटसाइड रहेगा तो किसके थ्रू रहेगा? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आएंगे उस वाले पॉइंट पर भी। लिखो पूरी बात ये ना, और भी लेंगे इसमें एग्जाम्पल्स। जैसे और एग्जाम्पल लो, जैसे ये आ गया 1 मोल ऑफ COCl3.5NH3। हालांकि बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है, प्रेडिक्ट कर लेते हैं बच्चे खुद ही। अच्छा, अमोनिया है तो 5 अमोनिया है। सर ने अभी अभी कहा ही था कि 5 अमोनिया जो है अंदर फेंकना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो फिर क्लोराइड आयन को बाहर आना ही पड़ेगा। और कोबाल्ट का कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोबाल्ट का मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो 6 फॉलो करवाना है। तो 1 मोल ऑफ दिस इन एक्वस सॉल्यूशन थ्रू CP measurement। व्हाट इज CP measurement? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। CP मतलब कनॉट प्लेस नहीं, कनॉट प्लेस नहीं, CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो थ्रू 1 मोल ऑफ COCl3.5NH3 in aqueous solution through CP measurement shows that 3 mole of particles are present in solution। तो सॉल्यूशन में 3 मोल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ COCl3.5NH3 ये 1 मोल है, एक्वस सॉल्यूशन में
3 मोल पार्टिकल है तो पक्की बात है कि अमोनिया तो अंदर रहेंगे ही 5, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को सेटिस्फाई करने के लिए एक और लिगेंड चाहिए। लिगेंड मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, कौन? क्लोराइड आयन 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो इफेक्टिवली 3 मोल ऑफ पार्टिकल्स। So effectively 3 mole of particles are present in the solution, so it will be like this। तो बच्चों ये तरीका है स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का, एस्टैब्लिशमेंट का कि हु इज प्राइमरी एंड हु इज सेकेंडरी वैलेंसीज। सिमिलरली अब आप तो समझ जाओ कि मान लो 1 मोल COCl3.4NH3 है। आप सर ये तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल हो गया, आसान हो गया ना, मैंने समझाया इसलिए आसान हुआ है, थैंक यू बोलो। तो ये है, ये इंडिकेट करता है कि भाई इट शोज दैट 2 मोल पार्टिकल्स हैं। Cp इंडिकेट्स, Cp कौन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंडिकेट्स दैट 2 मोल particles are present in solution। साफ दिखाई पड़ता है तो स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? CO। अमोनिया तो अंदर ही आएगा, 2 क्लोराइड को भी आना पड़ेगा टू सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट टू बी 6, एंड देन ये प्लस एंड Cl माइनस, आ गए 2 मोल पार्टिकल्स। तो ये एक तरीका था, नहीं यही एक तरीका नहीं था, वर्नर साहब ने ये सब तरीके, हालांकि ये तरीके वर्नर साहब ने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को वर्नर साहब ने थोड़ी बताई हैं, बट ये एस्टैब्लिश्ड तरीके थे, उनको यूज करते हुए स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन किया कि हु इज प्राइमरी एंड हु इज सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे यही कंपाउंड है, चारों अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज, 1 क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी, 2 क्लोराइड प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज। तो बच्चे इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। नोट करें, ये थी पहला तरीका जो वर्नर साहब ने यूज किया फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। नोट करो पूरी बात, सेकंड बात लेंगे, सेकंड इज फर्दर मोर इंपॉर्टेंट। सेकेंड मेथड, दूसरा मेथड उन्होंने यूज किया बाय सम केमिकल रिएक्शंस। उन्होंने केमिकल रिएक्शंस को यूज करते हुए स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया कि हु इज प्राइमरी एंड हु इज सेकेंडरी वैलेंसीज। कैसे? जैसे उन्होंने इस तरह की बात कही कि 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3 ये कंपाउंड लिया एक्वस, और इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया एक्सेस में, सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया एक्सेस में, और पता चला कि 3 मोल ऑफ वाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। 3 mole of the white PPT of AgCl is obtained। तो बच्चों 1 मोल COCl3.6NH3 को पानी में घोल दिया, सॉल्यूशन बना लिया, और उसमें ढेर सारा एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया, तो क्लोराइड आयन जो बाहर होंगे काउंटर आयंस में, वही तो Ag प्लस के साथ PPT बनाएंगे। और आपको पता है AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये तो पता है ना आपको। मैनी कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर लाइक AgCl, AgBr, AgI, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एटसेट्रा आर वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है आपने, ये 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं हम बच्चे आयनिक इक्विलिब्रियम में, पहले पढ़ा हुआ होता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कि दीज कंपाउंड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल का मतलब बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में, एंड दे रिमेन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब 3 मोल ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन। इसी इंफॉर्मेशन से मालूम पड़ गया कि 3 मोल व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl बना है, Ag प्लस तो एक्सेस में था, तो 3 मोल क्लोराइड आयन बने होंगे। 1 मोल सब्सटेंस 3 मोल क्लोराइड आयन दे रहा है, तो क्लोराइड आयन कहाँ फ्री पड़े सॉल्यूशन में, आयोनाइजेबल होने चाहिए। और आयोनाइजेबल कौन होता है? बोलियो कौन होता है?
प्राइमरी वैलेंसी इसका मतलब बाहर बैठे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर? CONH3 6 एंड Cl3, दिस शुड बी द स्ट्रक्चर। और एग्जांपल ले लो, जैसे ये एग्जांपल ही तो था, जैसे 1 मोल ऑफ COCl3.4NH3, आप इसमें वापस से वही एक्सेस ऑफ AgNO3 मिला दो तो पता चला 1 मोल AgCl का PPT मिल गया। तो पता चला एक ही क्लोराइड आयन बाहर बैठा काउंटर आयंस के रूप में, एक ही क्लोराइड आयन बाहर बैठा है, तो स्ट्रक्चर शुड बी व्हाट? CO। हालांकि अब तो बच्चे पहचान गए कि क्या स्ट्रक्चर होगी, 4Cl2, क्योंकि अमोनिया चारों के चारों अंदर आने ही हैं और एक क्लोरीन बाहर आ गया। सो दिस मस्ट बी द स्ट्रक्चर। कई बार पीपीटी के कलर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यू शुड रिमेंबर। कई बार पीपीटी में कलर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पीपीटी के कलर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यू शुड रिमेंबर। उसकी मैं एक टेबल बना के बताऊंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगी। लिखो, मैं जरा पानी पी लेता हूं। जैसे क्या, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या, जैसे AgCl, AgBr, AgI, ये वाइट पीपीटी है, दिस इज डल येलो एंड दिस इज ब्राइट येलो। ये कलर के पीपीटी है। AgBr जो पीपीटी है, पीपीटी के लिए एरो डाउन लगा लो, हम पीपीटी की बात कर रहे हैं। यहां पर कहां कहां घुलते हैं? डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट एक्वस अमोनिया, concentrate aqueous ammonia, aqueous KCN, aqueous hypo। हाइपो मतलब Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट होता है, इसे सोडियम थायोसल्फेट भी बोलते हैं। कट तो नहीं गया? राइट साइड में जरा चेक करेंगे, थायोसल्फेट है, जस्ट बचा है। मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में AgCl का वाइट पीपीटी है, पानी में सॉल्युबल नहीं है बट कॉम्प्लेक्स बना करके सॉल्युबल हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, लास्ट में बिल्कुल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, कि कई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, पानी में तो बहुत कम घुलते हैं बट कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड्स की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स बनाकर घुल जाते हैं। तो AgCl तो सब में ही घुल जाता है, डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में भी, कॉन्सेंट्रेट एक्वस अमोनिया में भी, KCN में भी और हाइपो में भी। बट AgBr डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में नहीं घुलता, कॉन्सेंट्रेट एक्वस अमोनिया में घुल जाता है, KCN में और हाइपो में तो दौड़ के घुलता है। AgBr अमोनिया में घुलता ही नहीं, कॉन्सेंट्रेट एक्वस अमोनिया में इतना थोड़ा सा घुलता है कि उसे हम ना घुलना मान लेते हैं, तो आप घुलता हुआ ना मानो क्वेश्चंस के लिए, बट डिसॉल्व्स इन एक्वस अमोनिया एंड हाइपो। जैसे कैसे, जैसे यही है AgCl, वाइट पीपीटी है, ये कलर भी याद रखने हैं, वाइट पीपीटी कलर भी याद रखने हैं। तो मान लो इस तरीके से कह दीजिए कि AgCl है, इसको मैंने एक्वस अमोनिया में घोल दिया 2NH3 एक्वस, तो अमोनिया के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा कौन सा? वैसे तो नहीं घुलता, AgNH3 ट्वाइस एक्वस प्लस Cl माइनस, घुल गया, कॉम्प्लेक्स बना के घुल गया ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 2। सिल्वर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में बनाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट कॉमन
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर इज 2। तो मोस्ट कॉमनली इट शोज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करता है बच्चों, ये भी याद रखें। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द सिल्वर आर इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ये काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कॉम्प्लेक्स बन के घुल गया, वैसे नहीं घुल रहा था पानी के अंदर। कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड अमोनिया के साथ घुल गया तो अमोनिया एक्ट एज ए सेकेंडरी वैलेंसी हियर। सिमिलरली AgBr एक्वस अमोनिया में घुल जाएगा, KCN में घुल जाएगा, हाइपो में घुल जाएगा। कैसे घुल जाएगा यहाँ जगह नहीं मिल पा रही, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखूंगा, तो जरा एक बार पूरी बात नोट करो। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। जैसे मान लो यही AgBr है, ये डल येलो PPT, और कई बार इसे हम पेल येलो PPT भी बोलते हैं। इसको आप KCN के साथ रिएक्शन करा दो तो 2K प्लस तो अलग हो गया, प्लस सिल्वर AgCN ट्वाइस माइनस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा प्लस ब्रोमाइड आयन एक्वस। कॉम्प्लेक्स बना के घुल गया ये। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। कॉम्प्लेक्स बना के घुल जाते हैं। जैसे AgI है, AgI का एग्जांपल भी ले लो, ये ब्राइट येलो PPT है। हालांकि ये सब पॉइंट्स क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो इस चैप्टर में चाहिए मेरे भैया, तो अभी तो समझो, इनको याद कर लो चीज़ों को। तो AgI का जो ब्राइट येलो PPT है, it becomes soluble in hypo. Hypo means Na2H2O3. Sodium thiosulfate solution. अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बच्चों ने तो पता होगा कि आयोडीन के एस्टिमेशन के लिए हम हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन और हाइपो सॉल्यूशन। It's a very important compound, hypo solution. Qualitative analysis में this is a very important anion, कौन? Thiosulfate ion। ये जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो it forms like this, Ag(H2O3) twice 3 minus। Again coordination number is 2 here। हालांकि थायोसल्फेट कैन शो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये थायोसल्फेट मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, बट हियर इट इज एक्टिंग एज मोनोडेंटेट लिगेंड। कई किताबों में ये चीज गलत लिखी हुई होती है, वो थायोसल्फेट आयन को बाइडेंटेट टाइप से बता देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में नो, इन सम अदर कॉम्प्लेक्स इट में बिहेव एज अ dentate ligand, but here it is a monodentate ligand, and you get 4 Na plus aqueous plus साथ में I minus aqueous। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे सॉल्ट्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकम हाईली सॉल्युबल इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिंग लिगैंड। इससे जो प्रीवियस वाली टेबल थी ये वाली, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में याद रखो चाहे वो अभी याद रखो, काम तो आनी है वो। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर। समझ गए बात को? तो ये एक मेथड और यूज किया उन्होंने रिएक्शन का। रिएक्शन में कुछ और भी रिएक्शंस यूज की, जैसे और एग्जांपल, जैसे उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मान लो CrCl3, यही ले लो कॉम्प्लेक्स CrCl3 डॉट मान लो 6NH3, 6 वाटर ले लो। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये 1 मोल था, 1 मोल ऑफ CrCl3 डॉट 6H2O। इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करवाई गई, अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस। अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस का मतलब यह हुआ कि कंसंट्रेट H2SO4 हैज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर मॉइस्चर, और एक्सेस में ले लिया। ये हर छोटी छोटी बात का मीनिंग है यहां पर। तो बच्चों आपने CrCl3.6H2O का 1 मोल लिया, मैंने ना लिया, ये तो वर्नर साहब ने लिया था, मैं तो बस बता रहा हूं।
कि वर्नर साहब ने इस तरीके से लिया कि भाई 1 मोल CrCl3.6H2O रूम कंडीशन पे सॉलिड कंपाउंड था, पानी में घोल के सॉल्यूशन बना लिया और कंसंट्रेट H2SO4 से इसको पास करवाया, या मान लो सॉलिड को ही कंसंट्रेट H2SO4 में डिसॉल्व कर लिया, तो पता चला कि कंसंट्रेट H2SO4 का जो मास था वो बढ़ गया। कितना? मान लो इट हैज, या नहीं बढ़ा, मान लो क्वेश्चन ने ऐसे कहा नो इंक्रीज इन mass of concentrate H2SO4, concentrate H2SO4 के मास में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब यह इंडिकेट करता है कि दिस इंडिकेट्स दैट नो वाटर इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नो वाटर इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका मतलब सारा वाटर इनसाइड है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ये CrH2O6 Cl3, ये है स्ट्रक्चर, कोई वाटर बाहर नहीं है। जो वाटर बाहर होता है दैट रिएक्ट्स विद द कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 उसी वाटर को अटैक करता है जो काउंटर आयंस के साथ में बैठा है, विच इज कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट जो लिगेंड्स होते हैं उसको रिएक्ट नहीं करेगा यहाँ पर। तो जैसे और एग्जांपल देखो, पता चलता है CrCl3.5NH3, 5 वाटर, या मान लो 6 वाटर, यही ले लो। क्वेश्चन ये कह दे, क्वेश्चन ने बताया, क्वेश्चन मेंशंस, क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिख के आ गया, क्वेश्चन मेंशंस नो इंक्रीज इन द मास ऑफ द कंसंट्रेट H2SO4, तो फिर आप कहोगे कोई वाटर बाहर नहीं है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। ये मान लो 1 मोल था, अब कह दिया कि एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराई, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराने के बाद 18 ग्राम मास इंक्रीज इज ऑब्जर्व्ड। 18 ग्राम मास का मतलब दैट इज 1 मोल ऑफ H2O इज एब्जॉर्ब्ड बाय concentrate H2SO4. Concentrate H2SO4 has a strong affinity for moisture or water. वाटर पी गया, खा गया ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 18 ग्राम को, 18 ग्राम मतलब 1 मोल वाटर को, तो 1 मोल वाटर बाहर होना चाहिए, तो फिर स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रक्चर होनी चाहिए CrH2O5, 6 में से 5 अंदर होने चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करना है। क्रोमियम का कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑल्सो 6, तो एक Cl अंदर रहा, फिर 2 Cl बाहर रहे, और साथ में कौन? साथ में डॉट H2O। इसका मतलब ये जो बाहर H2O है, दिस वॉज एब्सॉर्ब्ड बाय कंसंट्रेट H2SO4। बाहर वाला H2SO4 कंसंट्रेट एब्सॉर्ब होगा बाय H2SO4, नॉट अंदर वाला। लिख लें इस बात को एज ए नोट करके, मान लो नोट करके लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट? मान लो कोई M H2OX, मान लो Cl2.YH2। जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे तो कौन सा वाला पानी पिएगा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4, देन मास increase of Y into 18 gram will be observed. तो mass increase, तो मास इंक्रीज ऑफ द Y इंटू 18 ग्राम विल बी ऑब्जर्व्ड। तो इसका मतलब जब भी कंसंट्रेट H2SO4 करोगे तो दिस H2O
this outside H2O will be attacked by dehydrating substance. Dehydrating substance concentrate H2SO4. कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हमेशा बाहर वाले वाटर को, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होता है, दिस यूजुअली कनेक्ट्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये तो लिगेंड्स हैं ही, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ये था MH2OX, मान लो Cl2.YH2O, ये वाला H2O कनेक्ट्स थ्रू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वाला H2O कनेक्ट्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होगा, और बाहर वाला H2O हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स थोड़े वीक बॉन्ड होते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 इसे लूट के ले जाएगा, खा पी के बराबर कर देगा, पचा लेगा। समझ गए बात को? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये था मेथड ऑफ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, यहीं पे एक बात ध्यान देखो, जैसे हम बात करें CrCl3.6NH3, इसकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? ये पॉसिबल है, NH3 नहीं है, वाटर। Yes, this can occur. Yes, this can occur. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही सेटिस्फाई करना है। Yes, this can occur. ये नहीं एग्जिस्ट करता, डज नॉट एग्जिस्ट। कट मार दिया मैंने, अच्छे से लिख दो इस बात को। डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करता। ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, पहले वाले, आखिरी वाला एग्जिस्ट नहीं करता। कटा तो नहीं है, नहीं आ गया। तो CrH2O3 Cl3.3H2O ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। जनरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट नहीं हो पाता जनरली। आप तो याद रख लो, कोई अगर पूछे कि CrCl3.6NH3 के कौन कौन से आइसोमर्स हो सकते हैं, ये आइसोमर्स ही तो हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो तीनों क्लोराइड बाहर हो सकते हैं, 2 क्लोराइड और 1 वाटर बाहर हो सकता है, 1 क्लोराइड आयन और 2 वाटर बाहर हो सकते हैं। सारे बाहर नहीं होंगे, सारे क्लोराइड आयन अंदर नहीं होंगे, ये वाली स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करेगी। नोट करें पूरी बात। चलो बच्चों, अब वर्नर्स की थ्योरी में हम आगे बात करेंगे। एक और मेथड उन्होंने यूज किया फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। मूविंग टू द नेक्स्ट। क्या? थर्ड मेथड। बाय मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? बाय मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बात तो क्लियर है आपको कि सॉल्यूशन, ये बात तो क्लियर होती है कि जो, एक मिनट,
ये बात तो क्लियर होती है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर कंडक्शन कौन करते हैं, आयंस। चार्ज मूव करता है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। मान लो एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डुबो दिया हमने, वो आयनों में टूट गया, 2 प्लेटें इंसर्ट कर दी, उन प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया बैटरी से, एक कैथोड बन गई, एक एनोड बन गई, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप बिटवीन देम। तो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा किस पर, मॉलिक्यूल्स पे नहीं, आयनों पे। कंडक्शन कौन करता है, आयंस। सॉल्यूशन के अंदर कंडक्शन कौन करेगा, आयंस। तो आयंस जितने ज़्यादा होंगे और आयंस पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, कंडक्शन विल बी मोर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। वर्नर साहब ने यही किया कि अलग अलग सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस निकाले और उससे कोरिलेट किया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड हाउ मच ऑफ द चार्ज इज कमिंग इन द सॉल्यूशन। उसके बेसिस पे भी उन्होंने डिसाइड किया कि हु इज प्राइमरी वैलेंसी एंड हु इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन depends on number of ions and charge on ions in solution। जितने ज़्यादा आयंस होंगे, जितने ज़्यादा चार्ज होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विल बी हाई। तो ग्रेटर इज द चार्ज ऑन आयंस एंड ग्रेटर आर द नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। Greater will be the electrical conductance। हालांकि एक बात ध्यान दें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजर करने के लिए केमिस्ट्री में ही एक पूरा चैप्टर होता है, नाम है उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाम से मालूम पड़ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल एक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो चार्ज मूव करते हैं, उनकी ऑल गुणा भाग जितनी भी है, ऑल दैट वी शैल डू इन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस एंड चार्ज ऑन आयंस इन द सॉल्यूशन। जितने ज़्यादा चार्ज होगा, जितने ज़्यादा आयंस होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वुड बी हायर। जैसे एग्जाम्पल वर्नर साहब ने क्या किया कि ऐसे कहा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डेटा, सजेस्ट दैट 1 mole of CrCl3, बल्कि ऐसे ले लो, 1 mole of COCl3.6NH3 in aqueous solution corresponds to what? 6 unit electrical charge and 4 moles of charged particles। क्वेश्चन इस तरीके से लिख के आएगा आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से लिख के आएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट जब किया गया किसी 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3 का एक्वस सॉल्यूशन में, तो पाया गया कि दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 6 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड 4 मोल्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि COCl3.6NH3, वैसे तो स्ट्रक्चर पता है, हम पढ़ चुके हैं इसको प्रीवियस एग्जाम्पल्स में, शुड बी लाइक दिस, CONH3 होल 6 यहाँ और तीनों क्लोराइड यहाँ, ताकि ये टूटने के बाद क्या दे, CONH3 6 3 प्लस 3Cl माइनस। जरा देखना, 1 मोल और 3 मोल, टोटल कितने, 4 मोल ऑफ पार्टिकल्स। तो 4 मोल ऑफ पार्टिकल्स, समझ रहा पूरी बात। और साथ ही साथ कितने यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज,
इस कॉम्प्लेक्स कैटायन पर 3 यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज है और एक क्लोराइड आयन पर 1 यूनिट होता है और 3 क्लोराइड आयन है, तो टोटल कितना, 3 क्लोराइड आयन पर 3 यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज और एक कॉम्प्लेक्स कैटायन पर 3 और यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज। हाउ मेनी, 6 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, 6 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो बच्चों इस तरीके से हम ये बात कहते हैं, कट तो नहीं गया, ये देख लेते हैं एक बार, नहीं सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कहेगा तो यू कैन एस्टैब्लिश, क्वेश्चन आपके सामने आएगा जेई मेन में, जेई एडवांस्ड में, जहां भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो दिस इज हाउ यू से 4 मोल ऑफ द पार्टिकल्स आर जनरेटेड बाय 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, लेट अस टेक अनदर वन। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे कह दे, ईसी डेटा ऑफ क्या हो गया इसको, अनदर एग्जाम्पल, ईसी डेटा ऑफ 1 मोल ऑफ Cr, और ले लो, मान लो COCl3.4NH3 indicates that 2 mole of particles and what, 2 unit of electrical charge, 2 यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज और 2 मोल ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि COCl3.4NH3, अब ये 1 मोल है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, NH3 4, वो तो अंदर आने ही है, 2 क्लोरीन और होंगे बिकॉज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6, और यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था, 2 क्लोराइड आयन तो +1 चार्ज हो गया, प्लस एक ही Cl माइनस बचा, कितने मोल ऑफ पार्टिकल, 2 मोल ऑफ पार्टिकल्स। तो 2 मोल ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एंड 2 यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड 2 मोल ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। देख लो, एक यूनिट, यहाँ 1 यूनिट चार्ज है और एक और यूनिट चार्ज है, तो 2 यूनिट चार्ज हुआ एंड 2 मोल ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। सो लाइक दैट यू से क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड लाइक दिस। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आपके सामने, बोलेंगे मैच द कॉलम होगा, कुछ मैच करो, मान लो ये कुछ ऐसा होगा, K4FeCN6, ये कंपाउंड्स हैं, और मान लो 1M, ऐसे ले लो, 1M KCl, 1M NiCO4, 1M, मान लो कुछ और एग्जाम्पल ले लो, जैसे K3FeCN6। मैच करो मोलर कंडक्टेंस, क्वेश्चन में ये कंपाउंड, और डेटा ऐसे दे दिया, जैसे मान लो ये ए ऑप्शन, बी, सी, डी, यहां पर ले लो पी, क्यू, आर, एस, मैच करवाना है 27, जो भी यूनिट हो, मान लो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टेंस है, तो साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल -1। हालांकि ये यूनिट अभी समझ में नहीं आएगी, इसका अलग चैप्टर होता है, मैंने कहा भी था इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इस यूनिट पर ध्यान न दो, मतलब ये तो क्वेश्चन है, 27, 76, 92, 8। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, अब मैच करके बताओ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और कौन से कंपाउंड मैच करेंगे। अब ध्यान दो, NiCO4, ये जो C वाला है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो 5 आयनों में टूटेगा ही नहीं, काउंटर आयन ही नहीं है इसमें, तो इसमें काउंटर आयन नहीं है, तो इसका मतलब C शुड बी द लोएस्ट वन। तो C कौन सा होना चाहिए, लोएस्ट वन, S।
आ गई बात समझ में? अब जरा पहले वाले को देखो, K4FeCN6 1 के 5 1 के 5 1 के 5, 5 पार्टिकल देगा, 4 पोटेशियम प्लस और एक FeCN6 4 माइनस, टोटल 5 पार्टिकल है और चार्ज भी काफी ज्यादा है। कितने यूनिट? 4 और 4 8 यूनिट चार्ज। सो इट शुड बी द हाईएस्ट वन, एंड हु इज द हाईएस्ट वन? R. Then comes K3FeCN6, it should be the next lower one. This is the value, and KCl should be 27. I hope you have understood the point. अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो C ऑप्शन है, तो एक तरीके पहले मैं आंसर लिख दूं। सो व्हाट इज आंसर? A matches with what? R. B matches with P. C matches with S. And D matches with Q. एक तो ये आंसर हो गया। फाइन, समझ में आ गई बात आपको? अब बात बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपने अभी अभी कहा था कि निकल का जो कार्बोनिल है ये सी ऑप्शन NiCO4, ये तो आयनों में टूटेगा ही नहीं, तो ये 8 भी क्यों आई? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो 0 होनी चाहिए थी। नहीं भाई, पानी में डूबा हुआ है, पानी भी तो सेल्फ आयोनाइज होता है। आपने 11th क्लास में केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बढ़ा हुआ होता है। आपको पता होता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर थोड़ा सा तो आयोनाइज होता है, हालांकि बहुत थोड़ा होता है वो, H प्लस इंटू OH एंड OH माइनस आयन में, तो उस H प्लस और OH माइनस की भी थोड़ी बहुत कंडक्टेंस तो होगी। सो दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ द कंडक्टेंस इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय वाटर। ये मॉलिक्यूल कंडक्टेंस शो नहीं करेगा। मॉलिक्यूल्स कंडक्ट नहीं करते। कौन कंडक्ट करते हैं? आयंस। अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल विल नॉट मूव। मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, दौड़ेगा कौन? आयंस। रेस्पेक्टिव आयंस विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव आयन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट एंड नेगेटिव आयन टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डेटा। नोट करो पूरी बात। ये थी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इट्स ओवर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट? सिडविक्स EAN रूल। लिखो पहले एक बार। Coming to the second theory, Sidgwick's EAN rule. It is also called or 18 electron rule. 18 electrons in the valence shell, ये वाला रूल कहलाता है। इसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं और Sidgwick's EAN रूल। व्हाट इज EAN? ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दिस इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। एक्चुअली ये सिडविक EAN रूल जो है ये बहुत जल्दी आया और बहुत जल्दी चला भी गया। काफ़ी पहले ये रूल आया था, और ये जब रूल आया था तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस नोन नहीं थे। सिडविक साहब ने कैलकुलेशन की कि जैसे 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे डी ब्लॉक के मोस्टली कॉम्प्लेक्स होते हैं, और डी ब्लॉक में 18 इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल नोबल गैस वाले कॉन्फ़िगरेशंस में जाने के लिए, एक फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस अटेन करने के लिए ये जो सेंट्रल एटम हैं ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो इस थ्योरी को उन्होंने प्रपोज किया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स EAN रूल को फॉलो करते हैं वो स्टेबल हैं और बाकी सब अनस्टेबल हैं, ऐसा बोला उन्होंने। बाद में पता चला कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कि EAN रूल फॉलो नहीं करते एंड दे आर हाईली स्टेबल। तो आज इस रूल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अर्लियर दिस रूल वाज डिवाइज्ड to check the stability of the complex compound, but however today so many stable compounds violate this particular rule. तो point wise लिखो। Earlier this rule was made to check stability of complex compounds. However, except carbonyl and nitrosyl compounds,
nitrosyl compounds. However, except carbonyl nitrosyl compounds, this rule does not apply well on highly stable compounds also. Highly stable compounds. तो कहने का मतलब बच्चों क्या बात बोल रहे हैं हम, ये रूल काफ़ी पहले बना था और यही माना गया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाए सेंट्रल एटम का। मोस्टली डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में अगर उनके आ जाएं तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं, बाकी सब अनस्टेबल हैं। पहले ये माना जाता था। आज भी ये रूल बढ़िया काम करता है, किस पर? कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड्स पर। उसके अलावा बहुत सारे स्टेबल कंपाउंड्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, फेल होता है। तो आज इस रूल की, सिडविक्स EN रूल की कोई खास ऐसी वैल्यू नहीं है। व्हाट इज EN? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम is equal to atomic number of central atom minus oxidation number in the complex plus number of electrons gained by central atom with various ligands। देखो भाई, ये है तरीका कैलकुलेट करने का। कभी क्वेश्चन आया तो वो कैलकुलेट करवाएंगे कि बताओ इनमें से कौन EN रूल फॉलो करता है या कौन नहीं फॉलो करता। तो EN ऑफ द सेंट्रल एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम के लिए डिफाइन करते हैं EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, minus oxidation number of the central atom plus number of electrons gained by the central atom with various ligands in the complex। अच्छा, रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के हिसाब से इफ EN of central atom is equal to atomic number of nearest noble gas, then complex was considered to be stable। So according to this rule, if EN of central atom, effective atomic number of the central atom central atom is equal to the atomic number of the nearest noble gas। noble gas कौन सी? हीलियम। अब हीलियम जैसा तो कौन बनेगा? सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हीलियम नियॉन जैसा नहीं बन पाता, और आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ऐसे टाइप से बन जाएंगे। तो नोबल गैसेस कौन सी हैं? जैसे वैसे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इस टाइप से, इवन रेडॉन, ये हैं नोबल गैसेस। तो ये नियम क्या बोलता है? ये नियम ये बोलता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, यदि वो एटॉमिक नंबर ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। जैसे नोबल गैसेस हाईली स्टेबल होती है ना, उनका नाम नोबल इसलिए है बिकॉज दे आर नॉट रिएक्टिव। इनर्ट गैसेस बोलते हैं उनको, हम नोबल गैसेस बोलते हैं। तो बिल्कुल वही नियम इन्होंने दिया। बट आज की तारीख में ये रूल बस किसके लिए एप्लीकेबल अच्छे से? कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड्स के लिए। बाकी ये रूल अच्छे स्टेबल कंपाउंड्स को भी फेल कर देता है। तो आज इस रूल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जरा एक बात ध्यान दो, क्वेश्चन में आपसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं और एटॉमिक नंबर कितने होते हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल की बात है, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, 2, 10, 18, 36
54 एंड 86, ये हैं एटॉमिक नंबर। अच्छा, कई बार EN कैलकुलेट करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर भी चाहिए होता है और क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाता। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर चाहिए होगा तो देखो एटॉमिक मास तो वो क्वेश्चन में प्रोवाइड करते हैं। जब जेई मेन का या जेई एडवांस का पेपर होता है तो बच्चों ध्यान दो, वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी देंगे 1, हीलियम का एटॉमिक मास भी देंगे 4, बट एटॉमिक नंबर नहीं देंगे। वो एटॉमिक नंबर तो यू आर सपोज टू रिमेंबर, बिकॉज पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल बेस्ड ऑन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। मोजलेस पीरियोडिक टेबल जो बनी हुई है वो इसी बेसिस पे तो बनी हुई है, तो यू आर सपोज टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑल एलिमेंट्स। पूरी पीरियोडिक टेबल जितनी अच्छे से याद होगी, इंक्लूडिंग एफ ब्लॉक, जितने अच्छे से याद होगी, जेई में आपके नंबर भी उतने अच्छे आएंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, दे आर ऑल कनेक्टेड थ्रू पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो बच्चों ये नोबल गैसेस हैं। अब जैसे मान लो डी ब्लॉक की बात करें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब ये तो 3D सीरीज हो गई, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये पता होना चाहिए, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, कोबाल्ट के नीचे कौन, रोडियम, इरिडियम, इस टाइप से। और भी ये 2-4 ले लो, जैसे कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम। ये याद रखो पीरियोडिक टेबल, मैं कई बार भूल जाता हूँ। मैंगनीज, टेक्नीशियम एंड रीनियम, लाइक दैट, क्रोमियम, मॉलिब्डिनम, टंगस्टन। जनरली इतना ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप लिख लेना। सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा एक बात ध्यान दो, ये तो नोबल गैसेस हो गई। आपको पता है कि जिंक 30 है एटॉमिक नंबर, तो आपको 18 जोड़ करके यहां पर 48 पहुंचना है और यहां 32 जोड़ना है, तो आपको कितना आ जाएगा 80। और इससे जस्ट पहले गोल्ड है तो वो 79, उससे जस्ट पहले प्लेटिनम है तो 78, या फिर निकिल मान लो 28 है, ये तो पता ही होगा कि निकिल 28 है। आप जब 4th पीरियड से 5th पीरियड पर आते हैं तो आपको 18 जोड़ना होता है। ये सब सिखाया हुआ है पीरियोडिक टेबल में 11वीं क्लास में बच्चों। और 18 जोड़ करके आप क्या बन जाओगे 46, ये 47 था, ये 46, एंड देन 32 जोड़ करके यू कैन कम हियर टू 78। सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर। याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पीरियोडिक टेबल जितने अच्छे से याद होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीज़ों में उतने अच्छे से याद होगी। आपसे EN का क्वेश्चन बन नहीं पाएगा यदि आपको एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है। तो क्या कहा सिडविक साहब ने कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम का EN नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा वो स्टेबल, बाकी सब अनस्टेबल। आज ये चलता नहीं है। केवल कार्बोनिल और नाइट्रोसिल कंपाउंड्स में आज भी ये बढ़िया से एप्लीकेबल होता है, विद एक आध एक्सेप्शन और समथिंग लाइक दैट, बट अदरवाइज इट इज वेरी वेल एप्लीकेबल। चलो कुछ EN निकालते हैं, लेट अस डू। आप ही सॉल्व करोगे। फाइंड EN ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का EN फाइंड करो। जैसे मान लो A, मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे AuCl4 माइनस, B जैसे PtEn ट्वाइस Cl2, C जैसे K4Fe CN6, जैसे K3Fe CN6, इस टाइप से। और जैसे E सिल्वर का ले लो एक, AgF4 माइनस। बताओ सेंट्रल एटम का EN फाइंड आउट करो। अभी फाइंड आउट करो, फिर मैं भी फाइंड आउट करूंगा। आंसर अपने मैच करना, तरीका बताओ तो इन क्वेश्चंस का। स्क्रीन को पॉज करो, EN कैलकुलेट करो स्वयं। EN कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा आपको, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर ना याद हुए फंस गए, क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा आपको। इसलिए तो मैंने कहा पीरियोडिक टेबल शुड बी रिमेंबर्ड एज मच एज पॉसिबल। डू इट नाउ।
देखें, देखो इधर गोल्ड, तो व्हाट इज EAN, व्हाट इज गोल्ड 79 एटॉमिक नंबर, माइनस व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, जरा ध्यान से देखो +3 है यहाँ, तो -3 प्लस व्हाट इज द क्लोराइड आयन, मोनोडेंटेट लिगेंड, और एक मोनोडेंटेट लिगेंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल डोनेट, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 8 79 87 -3 84, नहीं ये 86 नहीं है, 84 है, सो डज नॉट फॉलो EAN। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है, यही बनता है। इनफैक्ट एक्वारेजिया में जब डिसॉल्व करते हैं हम गोल्ड को, तो एक्वारेजिया इज नथिंग बट अम्लराज, इट इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, कंपाउंड यही बनता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड। इंपॉर्टेंट बात थी। जरा यहाँ प्लेटिनम का देखियो, देखो क्या आंसर आया, आपने तो फाइंड आउट किया ही होगा अभी। तो EAN इज इक्वल टू प्लेटिनम एटॉमिक नंबर 78 है, वरना निकल के, अच्छा ये तो पता होना ही चाहिए कि निकल जो है निकल के नीचे रखा हुआ है पैलेडियम प्लेटिनम, अगर यही ना पता हुआ कि प्लेटिनम रखा कहाँ है तो किस में क्या जोड़ोगे, 18 किस में जोड़ोगे, 32 किस में जोड़ोगे, तो भैया पीरियोडिक टेबल तो याद होनी चाहिए। तो व्हाट 78 माइनस व्हाट इज द एटॉमिक नंबर +2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर -2 प्लस इन इज बाइडेंटेट लिगेंड, और बाइडेंटेट लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, और 2 है बाइडेंटेट, तो 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 76 + 8 84। हाँ ये भी EAN फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो, नहीं फॉलो कर रहा। अच्छा और देखो, जैसे आयरन, यहां आयरन को देखें, आयरन अगर ध्यान से देखो तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो EAN ऑफ आयरन हियर सेंट्रल एटम, आयरन होता है 20 कितना 6 -2 प्लस 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, 12 का मतलब ये हुआ 24 और 12 36, यस 36 कौन, आर्गन, आर्गन के इक्विवेलेंट है, सॉरी क्रिप्टॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनो, हाँ क्रिप्टॉन के बराबर है ये, तो दिस फॉलोज EAN, तो ये EAN को फॉलो करता है। अब जरा यहां देखें इस वाले को, इस वाले को EAN अगर देखें तो कितना 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 है प्लस 12 कितना 35, नो इट डज नॉट फॉलो EAN। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस आर हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स, यू विल स्टडी इन CFT में पढ़ोगे, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है ये, वो सब आएगा बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही सिडविक साहब ने तो कह दिया कि नहीं ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट आज की तारीख में हमें ये मालूम है कि इट इज हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक नंबर मालूम है कितना है, जरा देखो यहाँ से सिल्वर का कितना है 47, तो EAN इज इक्वल टू 47 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, तो 5 जोड़ोगे तो 52 आ गया, यही हुआ ना, 44 और 8 52, 52 मतलब 54 के बराबर नहीं है, डज नॉट फॉलो EAN। हाँ मगर आज भी ये बढ़िया से एप्लीकेबल है, किसके लिए, फॉर कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड्स। तो एक आध एग्जांपल वो भी ले लेंगे, यही ले लेते हैं चलो, जैसे मान लो NiCO4 है, इनमें बढ़िया अप्लाई करता है ये, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो EN कितना हो गया 28 माइनस 0 प्लस 4 दूनी 8 36, फॉलोज EAN। और मान लो जैसे FeCO5, ये कार्बोनिल होता है आयरन का, मोनोमरिक कार्बोनिल FeCO5, यहां अगर देखो तो ये भी क्या होता है आयरन इज 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 5 दूनी 10, आ गया ना 36, ये भी EAN फॉलो करता है। तो कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड्स फॉलोज EAN। अच्छा ऐसे में जैसे जी सॉल्ट हुआ, इन सब में पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस में जैसे फेरोसिन था, कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो आज तो बस यही स्टॉप करते हैं। ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।
दैट्स इट फॉर नाउ।